Hello dear students, welcome back to our channel all about NCERT. I hope that you all are fine and doing well in our studies as well. Dear students, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग कर रहे थे हमारा चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल, जो कि आपका केमिस्ट्री का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में आता है क्लास 9th में। अब देखो डियर स्टूडेंट, हमने जो टॉपिक्स अभी तक कवर करे थे वो थे आपके टिल व्हाट इज आयन तक हमने जो है सारे टॉपिक जो है कवर कर लिए थे। आज हम लोग जिस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे वो है राइटिंग केमिकल फार्मूला। लेकिन जो बच्चे और वीडियोस को स्किप करके सीधे पार्ट 4 को देखने के लिए आए हैं, उनको जो है पार्ट 4 है पार्ट 3 है मेरे को नहीं पता, लेकिन अगर डायरेक्ट देखने आए हो तो फिर जो है मैं आपको हर चीज़ एकदम रिवाइज कराते हुए चलती हूँ। बिकॉज डियर स्टूडेंट, ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका एक भी टॉपिक मिस होता है तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं सब चीज़ रिवाइज करवा रही हूँ हर एक पार्ट में। ठीक है, तो उन बच्चों के लिए जो लोग डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन छोड़ के इस वाले वीडियो में आए हैं सिर्फ और सिर्फ राइटिंग केमिकल फार्मूला समझने के लिए, उन बच्चों के लिए मैं एक बार और रिवाइज करा दे रही हूँ। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा डियर स्टूडेंट हम लोग को इनको रिवाइज करने में। हम लोग लेंगे आपका सिर्फ 10 मिनट। ठीक है, सबसे पहले डियर स्टूडेंट हमारी शुरुआत होती है इस चैप्टर से जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल। मैं एक मिनट कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको ज़्यादा सही दिखे। ब्लैक नहीं लेती हूँ मैं, कोई और कलर लेते हैं। यस डियर स्टूडेंट, ये वाला कलर मैंने ले लिया है। ये चैप्टर का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल। ठीक है, चैप्टर का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल। अब डियर स्टूडेंट्स, जो ये चैप्टर है इसमें जो सबसे पहली चीज़ स्टार्ट होती है, मतलब थोड़े समय पहले 500 BC के आसपास क्या हुआ था डियर स्टूडेंट, जो साइंटिस्ट थे उनके बीच में खलबली मची हुई थी कि भाई जो मैटर की डिविजिबिलिटी है उसके बारे में सोचा जाए, है ना। तो धीरे धीरे जो महर्षि कन्नड़ थे इंडियन फिलोसफर्स, उन्होंने बताया कि अगर हम एक पदार्थ को अगर डिवाइड करते जाएंगे तो एक यूनिट उसकी ऐसी आएगी जहाँ पे वो फर्दर डिवाइड नहीं होगा, और इसको हम लोग कहेंगे परमाणु। ठीक है, बाद में जो है और भी साइंटिस्ट है जैसे पकुदा कात्यायान जो थे, इन्होंने बोला कि आपका हर एक पार्टिकल जो है कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। फिर इसी को जो है ग्रीक फिलोसफर्स ने इंग्लिश में नाम दे दिया एटम। ठीक है, लैटिन लैंग्वेज में उन्होंने एटम नाम दे दिया था। तो डियर स्टूडेंट, लेकिन उस समय में सिचुएशन ऐसी थी कि साइंटिस्ट के पास प्रूफ नहीं थे कोई भी चीज़ को प्रूफ करने के लिए, है ना। साइंटिस्ट प्रूफ नहीं कर सकते थे, लोग मांगते थे एक्सपेरिमेंट। लोग कहते थे कि अगर आप इतना कह ही रहे हो कि एटम नाम की कोई चीज़ है तो हमें बताओ, प्रूफ करके बताओ। लेकिन उस समय उनके पास प्रूफ नहीं थे। तो डिवीजन प्रूफ लेके आए धीरे धीरे एंटोइन एल लिवोसियर और जोसेफ एल प्राउस्ट। इन्होंने ये लोग लाए दो लॉ केमिकल कॉम्बिनेशन के, जो कि ये पहला लॉ होता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, जो मैं ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ पार्ट 1 के वीडियो में। आप लोग अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो वाले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। मेरे को इसमें फटाफट पढ़ाना पड़ेगा डियर्स में, क्योंकि आज का जो मेन टॉपिक है वो है राइटिंग केमिकल फार्मूलाज। लेकिन इसको समझने के लिए कोई भी चीज़ें जो मैं फटाफट क्लियर कर देती हूँ। पहला है डियर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है डियर स्टूडेंट, ये एक छोटी सी चीज़ कहता है। ये कहता है कि भाई जो आपका केमिकल रिएक्शन होता है उससे पहले जो आपका रिएक्टेंट्स का मास होता है वही आपके प्रोडक्ट्स का भी मास होता है केमिकल रिएक्शन के बाद। यानी कि ये चीज़ कहता है कि भाई जब आपका केमिकल रिएक्शन होता है तो ना तो मास आपका क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है। डिस्ट्रॉय केमिकल चेंज का मतलब क्या होता है, वो चेंज जिसमें कोई नया प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा हो, और केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें आपका एक नया प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। तो डिस्ट्रॉय केमिकल रिएक्शन के दौरान आपका नया प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, लेकिन उस प्रोडक्ट का मास जो है वो इक्वल होगा रिएक्टेंट्स के मास से। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, वो सब्सटेंस जो कि एक साथ रिएक्ट होने वाले हैं केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में इतना कहते हैं कि ना तो मास डिस्ट्रॉय होता है ना ही क्रिएट होता है केमिकल रिएक्शन में। अब मैं आती हूँ सेकेंड लॉ में, जो कि आपका लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शंस। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शंस। ठीक है, अब जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन है डियर स्टूडेंट, एक मिनट, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन जो है ये लॉ डियर स्टूडेंट क्या कहता है, ये लॉ जो है आपका कहता है कि क्या कहते हैं आपके जो हर एक चीज़ है एलिमेंट्स या कंपाउंड, इसमें जो सारी चीज़ें एटम्स वगैरह सब मॉलिक्यूल्स होते हैं ये कांस्टेंट प्रपोर्शन में होते हैं। दोनों टाइप के जो आपका एलिमेंट्स होते हैं उनके जो एटम्स होते हैं कांस्टेंट प्रपोर्शन में होते हैं, एक कंपाउंड में या एक बड़े एलिमेंट में। ठीक है, सपोज अगर मैं बात करूँ H2O की, ठीक है, मैं डिलीट कर देती हूँ अभी फ़िलहाल ये सारी चीज़ें ताकि आप लोग अच्छी तरह समझ पाओ। ठीक है, अगर मैं बात करूँ डी एस में H2O की, H2O तो बड़े गर्व से सब बच्चे H2O वाटर वाटर कहते रहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है H2O आया कैसे। अब देखो डी एस जो वाटर है उसके एक मॉलिक्यूल में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं, 3 एटम होते हैं। कौन कौन से, हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं,
H2 लिखा है ना या नीचे, हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम होता है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट ये सारे जो 3 लोग हैं भाई बहन की तरह एक साथ चिपके रहते हैं, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट देखो, जो हाइड्रोजन का 1 एटम है उसका मास कितना होता है, उसका मास होता है 1U, यानी कि अब 2 एटम है तो मास कितना हो जाएगा, मास हो जाएगा 2U। अब देखो जो ऑक्सीजन है, इसके जो ऑक्सीजन जो है इसका 1 एटम का जो मास होता है वो होता है 16U, 16U होता है इसके 1 एटम का मास। तो डियर स्टूडेंट अब जब आप इसका रेशियो निकालोगे हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन, तो रेशियो कितना आ जाएगा 2/16, जिसको कैंसिल आउट करोगे तो मिल जाएगा 1/8, यानी कि डियर स्टूडेंट वाटर का जो रेशियो है वो है 1:8, यानी कि हमेशा आपके वाटर में 1 पार्ट ऑक्सीजन का होगा, हाइड्रोजन का होगा और 8 पार्ट्स ऑक्सीजन के होंगे, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है, इस तरह प्रोपोर्शन आप डिफरेंट आइटम्स का निकाल सकते हो, ठीक है। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आई थिंक और सबको क्लियर हो गया होगा। अब डियर स्टूडेंट हम लोग आते हैं नेक्स्ट चीज़ में, जो हमने इसके बाद पढ़ी थी वो पढ़ी थी डॉल्टन जी की एटॉमिक थ्योरी। अब देखो इसमें जो डॉल्टन जी हैं, ये लोग हमें डॉल्टन जी हमेशा फर्स्ट आ जाते थे हर रेस में, मतलब कोई भी डिस्कवरी करनी हो सबसे पहले आगे ही आते थे, लेकिन कोई भी चीज़ें इनकी गलत निकल जाती थी हमेशा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि भाई डॉल्टन ने जो है क्या कहा। अब देखो जो डॉल्टन थे डीएसटी हमारे, इन्होंने जो है मतलब जब उनके समय में जो जो चीज़ें एटम के बारे में डिस्कवर हुई थी, उन्होंने वो सारी चीज़ों को लाइन वाइज लिख दिया था। भाई इनकी भी कोई गलती नहीं थी, इन्होंने जो चीज़ देखी इन्होंने वो लिख दी। तो भाई इन्होंने जो है अपनी एटॉमिक थ्योरी में कहा, सबसे पहली चीज़ इन्होंने कही कि सारे मैटर जो है वो बहुत टाइनी पार्टिकल से बने हैं, जिसको आप एटम्स कहते हैं, और ये पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में। चलो ये चीज़ तो इन्होंने बिल्कुल सही कही, ठीक है। एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स। अब देखो डिविजन इन्होंने एक चीज़ कही थी कि एटम सबसे छोटे हैं, इनडिविजिबल है नहीं। जैसे एटम जो है, एटम्स के अंदर भी एक चीज़ है, अंदर भी एक दुनिया है। एटम के अंदर जो दुनिया है वो है न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स वाली दुनिया, ये है आपके एटम के अंदर, ठीक है। बट डॉल्टन जी के समय ये डिस्कवरी नहीं हुई थी तो कोई बात नहीं, लेकिन फर्दर जब डिस्कवरी हुई तो डॉल्टन जी की जो ये वाली थी एटॉमिक थ्योरी, ये वाली जो है रॉन्ग साबित हो गई, ठीक है। विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन, इधर तक इन्होंने सही कहा था, ठीक है। एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास, एटम्स ऑफ द गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। अब इन्होंने कहा था कि एटम जो होते हैं एक एलिमेंट के, एक सेम एलिमेंट के, उनके पास सेम टाइप का मास होता है और सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, मैं इधर आपको दिखाती हूँ एटम कार्बन के। कार्बन बहुत ही मतलब एक ही एलिमेंट है, इसके दो चीज़ों का मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। दोनों चीज़ें इसी के एटम से बनी है। एक तो है इसका प्यारा सा डायमंड, जिसकी रिंग्स आपकी मम्मी वगैरह लोग पहनते होंगे, और एक है इसका प्यारा सा ग्रेफाइट। अगर इसने डॉल्टन जी ने क्या कहा, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब देखो मैं डॉल्टन जी का ये कुछ गलत नहीं कहती हूँ कि भाई आइडेंटिकल मास वगैरह, लेकिन डियर आप ये देखो इन दोनों में अंतर क्या है। ग्रेफाइट और डायमंड में बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ का अंतर है ना। ग्रेफाइट जो डायमंड है वो क्या है, डायमंड लग्जरियस है ना, चमकता है बहुत, है ना, बहुत लश्शरस है ना, बहुत चमकता है, लग्जरियस है बोल दिया मैंने गलती से, लश्शरस है, ठीक है, बहुत चमकता है। और साथ ही साथ अगर आप डायमंड को देखोगे ना, डायमंड बहुत हार्ड है, लेकिन ग्रेफाइट बहुत स्मॉल होता है, सॉफ्ट होता है, टूट जाता है आराम से। ग्रेफाइट डीएसएल बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन वहीं पे डायमंड बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता, पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, है ना। तो इनके जब केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अंतर है, जबकि दोनों एक सेम चीज़ से बने, वो है कार्बन। तो भाई डॉल्टन जी का ये चीज़ भी गलत हो गई। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट चीज़ जो डीएसएन डॉल्टन जी ने बोली वो है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखो मैं आपको बताती हूँ पोटेशियम के बारे में। डीएसएन पोटेशियम है एक तो आपका यूनिक चीज़, और दूसरी यूनिक चीज़ डीएसएन जो आपके पास है यहाँ पे मौजूद वो है आपका कैल्शियम। अब डीएसएन पोटेशियम और जो कैल्शियम होते हैं, पोटेशियम और कैल्शियम इन दोनों का जो मास होता है वो सेम निकलता है। तो भाई अब डॉल्टन जी की ये वाली थ्योरी भी जो है गलत हो गई, ठीक है। कार्बन का डीएसएन आइसोटोप्स होते हैं, है ना, उनके भी डिफरेंट मासेस होते हैं, मतलब है सेम एलिमेंट, है कार्बन एलिमेंट ही, लेकिन कार्बन एलिमेंट के आइसोटोप्स जो कि C12, C13
और C14। तो भाई यहाँ तो सेम एलिमेंट के ही डिफरेंट मासेस निकल गए। तो डाल्टन जी की ये वाली चीज़ भी क्या हो गई, गलत हो गई। तो इस तरह डाल्टन जी की जो एटॉमिक थ्योरी थी, थोड़े बहुत उसके ड्रॉबैक्स निकले थे, ज़्यादा तो नहीं। बेचारे उनकी भी कोई गलती नहीं थी, बिकॉज उनके समय में जो जो चीज़ें आई एटम्स के बारे में उन्होंने वो लिख दी। बट बाद में जब फ्यूचर में डिस्कवरीज हुई तो वो सारी चीज़ें रॉन्ग निकली। ठीक है, सारी तो नहीं कहूँगी, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ड्रॉबैक्स वगैरह निकले। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ हमने पढ़ी थी वो थी एटम्स के बारे में। हमने डी एटम्स के बारे में ये पढ़ा था कि भाई जो ये एटम्स होते हैं, ये जो है हमने इनके बारे में एक चीज़ पढ़ी थी कि ये जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं, सबसे छोटे पार्टिकल्स हैं, है ना। ये चीज़ इनके बारे में पढ़ी गई थी कि स्मॉलेस्ट हैं। और क्या कहते हैं, ये जो है कैपेबल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं फ्री एग्जिस्टेंस के लिए। फिर हमने पढ़ा था कि ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं, तो ये जो है केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं। ठीक है, अब एटम कितने बड़े हैं इसमें हमने पढ़ा था कि एटम जो है बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि इनको हम STM जो कि आपका स्पेशल माइक्रोस्कोप होता है उससे द्वारा ही देख सकते हैं, नॉर्मल माइक्रोस्कोप से हम नहीं देख सकते। और जो मैग्नीफाइड होती है ग्रीन इमेज, वो सिलिकॉन के सरफेस में देखी जाती है। वो एटम जो होता है वो कंसिडर कैसे किए जाते हैं, स्फेरिकल कंसिडर किए जाते हैं, जनरली स्फेरिकल शेप उनका माना जाता है। ठीक है, फिर हमें ये भी बताया गया था कि उनका जो साइज़ है, इतने छोटे हैं एटम, भाई सोचो इतने छोटे जो हमें अपनी आंखों से दिखते ही नहीं है। भाई इतने ज़्यादा महंगे महंगे माइक्रोस्कोप लगा के देखने पड़ते हैं, तो उनका साइज़ कितना ही होगा। तो इनके साइज़ को हम एक्सप्रेस करते हैं रेडियाई में। किस में एक्सप्रेस करते हैं इनके साइज़ को, रेडियाई में एक्सप्रेस करते हैं। फिर ये स्टूडेंट, और इसी को हम लोग एटॉमिक रेडियाई कहते हैं। ठीक है, अब जो एटम होते हैं इतने छोटे होते हैं साइज में कि इनका जो रेडिया होता है जनरली किस में एक्सप्रेस किया जाता है, नैनोमीटर्स में एक्सप्रेस किया जाता है। नैनोमीटर्स में इनका जो रेडिया होता है एक्सप्रेस किया जाता है। इनका रेडिया जो है किस ऑर्डर में होता है, 10⁻⁻10 मीटर। 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻9 मीटर, या फिर आप कह सकते हो 1 मीटर इक्वल्स टू 10⁻9 नैनोमीटर। ठीक है, अब डियर नेक्स्ट है आपका सिंबल्स यूज टू रिप्रेजेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ये भी चीज़ हमने पढ़ ली थी, ये सिंबल्स क्या यूज़ किए जाते हैं। अब भाई सिंबल्स की बात नहीं, फिर डाल्टन जी भाग भाग के आ गए, इन्होंने कहा कि भाई एक काम करते हैं, ऐसे ऐसे डेकोरेटिव सिंबल्स बनाते हैं ये कलरफुल वाले। जैसे ये गोल्ड का इन्होंने बना दिया, बीच में G लिख दिया और इतना सुंदर गोल्ड का बना दिया, है ना। इसी तरह इन्होंने बहुत सुंदर सुंदर बनाए, जैसे क्या कहते हैं, मर्क्यूरी का इन्होंने यहाँ पे गोले गोले बना दिए, है ना। अब भाई साइंटिस्ट को आई परेशानी, साइंटिस्ट ने कहा कि भाई आप तो इतना डिज़ाइनर वगैरह दे रहे हो, हम लोग ये याद कैसे करेंगे इतने सारे डिज़ाइन। तो उन्होंने कहा कि ये सब चीज़ें तो कैंसिल करो, इतने डिज़ाइन हम लोग थोड़ा ना याद करेंगे। तो उन्होंने कहा कि सिंपल चीज़ें बनाओ जो कि हमें सिंबल्स हमेशा याद हो जाए हमेशा के लिए। तो फिर आया डिएशन आपके नेक्स्ट साइंटिस्ट जिसको हम लोग कहते हैं बर्जेलिन। बर्जेलिन साइंटिस्ट जब डिएशन आए, इन्होंने हमसे कहा कि भाई एक काम करो, आप सिंबल रिप्रेजेंट ही करना है आप लोगों को, तो आप लोग जो फर्स्ट और सेकंड लेटर है एक एलिमेंट का वो ले लो सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना। जैसे अगर मैं आयरन की बात करूं, आयरन, अब आप अभी आप पूछोगे कि मैम इसको Fe क्यों करते हैं, जबकि आपने कहा कि फर्स्ट 2 लेटर्स यूज़ करता है ना। आपने ज़्यादातर आइटम्स देखे होंगे, जैसे कॉपर, कॉपर को Cu रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। और जैसे मैं आपको एक ऐसा एलिमेंट बताती हूँ जो आपसे मिलता जुलता हो, ठीक है, जिसका आपने देखा हो कि उसका भाई बिल्कुल सही इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे ऑक्सीजन डी ऑक्सीजन है ना। इन हाइड्रोजन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, H से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑक्सीजन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, O से रिप्रेजेंट करते हैं, O2 से, ऑक्सीजन गैस को, है ना। तो रिएक्शन कहीं ना कहीं जो बर्जेलिन है इन्होंने बताया कि सिंपल तरीके से आप जो है एटम्स को रिप्रेजेंट करो, है ना। बिल्कुल उनके फर्स्ट 2 लेटर्स को लिख के आराम से आप लोग रिप्रेजेंट करो, ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और IUPAC ने जो है आपका इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इन्होंने जो है ये चीज़ अप्रूव करी थी, नेम्स ऑफ डिफरेंट सिम्बल्स। अब जो मोस्ट ऑफ द जो सिम्बल्स हैं उनके नाम लिए गए थे इंग्लिश या फिर लैटिन, ग्रीक, जर्मन, ग्रीक, ऐसी चीज़ें, तो इनके नाम में डिफरेंस आता है। जैसे आप पूछोगे कि मैम आयरन को Fe क्यों लिखते हैं, बिकॉज आयरन का लैटिन नेम क्या था, फेरेरम था, इसलिए आयरन को वही रूल फॉलो किया गया है फर्स्ट 2 लेटर्स, लेकिन भाई उसके ग्रीक नेम को कंसिडर किया गया है। ऐसे रिएक्शन कॉपर सिप्रस सिटी में पाया गया था, इसलिए उसको Cu से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। देयर आर डिफरेंट मेटल्स, ऐसे ही जैसे गोल्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं Au, है ना। ऐसे ये डिफरेंट है, सिल्वर को Ag, है ना। तो देयर आर डिफरेंट।
तो डियर स्टूडेंट्स ये चीज़ इसलिए है क्योंकि डियर स्टूडेंट ये लोगों का जो लैटिन नेम था वो अलग था। सोडियम को यानी क्यों करते हैं, नाइट्रियम नाम था उसका, है ना, लैटिन नेम। तो डियर स्टूडेंट इसलिए सारी चीज़ें होती थी। अब नेक्स्ट है हमारा एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत बच्चों को समझ में नहीं आ पाता है। तो मैं आज ये एटॉमिक मास फिर से क्लियर कर देती हूँ। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास डियर स्टूडेंट्स, अब आप एक बात बताओ, इतना छोटा हमारा एटम, अब जो हमें आंखों से भी नहीं दिखता, जिसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप के पास जाना पड़ता है, वो भी सिंपल वाला नहीं, बिल्कुल एडवांस टेक्नोलॉजी वाला माइक्रोस्कोप। तो भाई ऐसे एटम का मास मेज़र करना कितना मुश्किल होता है ना। तो इसलिए बहुत ही मुश्किल होता था इंडिविजुअल एटम का मास मेजर करना, इसलिए डियर स्टूडेंट रिलेटिव मास का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया गया। मैम रिलेटिव मास क्या होता है? अरे रिलेटिव मास वही जो तुम्हारे सब्जी वाले अंकल, जो तुम्हारे दुकानदार वाले अंकल यूज़ करते हैं, जब भी उन्हें सब्जी देनी होती है वो क्या करते हैं, एक वो उनके पास ये वाली मशीन होती है ना तोलने वाली, इसमें वो एक साइड रखते हैं 1 किलो का बंडल और दूसरी साइड ये रखते हैं सब्जी। अगर ये दोनों जो है बराबर आए तो ये आपको सब्जी पैक करके दे देते हैं। सेम इसी तरह यूज़ करा गया था रिलेटिव मास का कॉन्सेप्ट। अब रिलेटिव मास के कॉन्सेप्ट में डियर स्टूडेंट्स जो है आपका शुरू शुरू में बहुत सारे टाइप के एटम यूज़ किए गए थे। जैसे पहले हाइड्रोजन के एटम को लिया गया, इसका जो है मास था 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स, है ना। जब हाइड्रोजन का लिया गया था तो भाई बहुत तकलीफ़ें आई, वैल्यू डेसिमल में आ रही थी। तो भाई साइंटिस्ट ने कहा कि कैलकुलेशन इतनी क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा वो करना, मतलब डिफ़िकल्ट करने से अच्छा है कि हम कोई अच्छा लें। फिर ऑक्सीजन को लिया गया, लेकिन ऑक्सीजन के उसमें पाया गया कि ये तो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसको भी हटाया गया। बाद में आपका चुना गया C12 एटम। C12 एटम आपका बाद में चुना गया, है ना। तो C12 एटम को रिलेटिव करके करते हैं, है ना। तो 1/12 पार्ट का जो मास था वो एक एटम का मास पाया जाता था C12 एटम का, ठीक है डियर स्टूडेंट, 1/12 पार्ट का मास, ठीक है। तो ये ऐसे करके आपका एटॉमिक मास का जो है कॉन्सेप्ट आया है। एटॉमिक मास ऐसे करके हम मेजर करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं एटॉमिक मास मेजर करने के लिए? आपके C12 एटम का यूज़ हम लोग करते हैं एटॉमिक मास मेजर करने के लिए, ठीक है। तो इतनी चीज़ें सबको क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग व्हाट इज़ मॉलिक्यूल में। मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट भी हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ था, है ना। प्रीवियस क्लास में हमने मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट भी तो पढ़ा था। तो डियर स्टूडेंट वही मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट आप हम आज भी रिवाइज कर लेते हैं। तो वही मॉलिक्यूल में मैंने आपको बताया था कि मॉलिक्यूल क्या है। देखो सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास है H2O। तो H2O के मॉलिक्यूल मतलब क्या होता है? देखो जैसे एक एटम है, 2-3 एटम साथ में मिलके एक गोला बनाएंगे, इसको हम एक मॉलिक्यूल कहेंगे। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल साथ में जुड़ेंगे और दो चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है। क्या बना सकते हैं भाई? किस टाइप के एटम उनके पास है, इसके बेसिस में दो चीज़ बना सकते हैं। एक तो बना सकते हैं एलिमेंट और दूसरा बना सकते हैं कंपाउंड, है ना। अब देखो डियर स्टूडेंट एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट वो होता है जब आपका जो एक मॉलिक्यूल है उसके अंदर दोनों सेम टाइप के एटम्स हो। अगर दोनों डिफरेंट टाइप्स के एटम होते हैं तो वो आपका कंपाउंड की लिस्ट में आता है। जैसे वाटर आपका कंपाउंड है, क्यों है कंपाउंड? क्योंकि भाई वाटर के जो मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है। अब देखो जब दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल हैं, एक हाइड्रोजन का है एक ऑक्सीजन का है, तो भाई जो ये है वाटर, ये किसकी लिस्ट में आता है? ये आता है आपकी कंपाउंड की लिस्ट में, कंपाउंड की लिस्ट में आता है, ठीक है। अब समझ में आ गया सबको वाई वाटर इज कंपाउंड, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो डियर स्टूडेंट मॉलिक्यूल क्या होता है समझ में आ गया ना सबको। अब नेक्स्ट है सच है एट्रैक्टिव फोर्स जो होल्ड करती है एटम्स को टुगेदर, क्योंकि भाई हाइड्रोजन के एटम एक साथ चिपके हैं ना ऐसे ऑक्सीजन के साथ H2O बनाने के लिए। हाइड्रोजन के एटम्स हैं ये लिंक्ड है ऑक्सीजन के साथ, है ना। तो भाई ये जो उनके बीच में बॉन्ड्स होती है ना, ये जो इनके बीच में ये अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, इसको हम लोग कहते हैं बॉन्ड्स। दो टाइप की बॉन्ड्स होती हैं, बाद में क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है, बड़ी क्लासेस में, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड होती है अब आपकी, एक और बॉन्ड होती है, ठीक है। बहुत सारे मतलब दो बॉन्ड होती हैं, वो आप आगे की क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है। सच नेक्स्ट एडिशन जो मॉलिक्यूल है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एलिमेंट का, पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट फ्रीली अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। तो मतलब मॉलिक्यूल एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का,
या फिर डी स्टूडेंट कंपाउंड का जो कि फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है सम ऑर्डिनरी कंडीशंस में, और सारी प्रॉपर्टीज़ किसकी शो करता है, सब्सटेंस की शो करता है। अब जो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट की अगर मैं बात करूँ, भाई एलिमेंट के मॉलिक्यूल में क्या ही अंतर होगा, बस यही अंतर है डी स्टूडेंट कि जो एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनके पास सेम टाइप का एटम होता है। ठीक है, अब देखो डी स्टूडेंट्स, जो मॉलिक्यूल होते हैं एलिमेंट के, उस मीन्स उसका मतलब होता है एक या ज़्यादा एक से ज़्यादा एटम जो है सेम एलिमेंट के एग्जिस्ट कर रहे हैं एक साथ। ठीक है, अब डिपेंडिंग ऑन कि कितने मॉलिक्यूल हैं, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम है, इसके बेसिस में डी स्टूडेंट आपके टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल बनाए गए। वो टाइप क्या कहते हैं, पहला टाइप था आपका मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, जिसमें आपका सिर्फ एक ही एटम होता है, जैसे नोबल गैस। जैसे मैं अगर हीलियम की बात करूँ तो हीलियम के अंदर डी स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ हीलियम का ही एक एलिमेंट, हीलियम के मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम होगा जो कि हीलियम का होगा। ठीक है, अब डी स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूँ तो ये है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर मैं अब बात करूँ डी स्टूडेंट्स आपके डाइटो एटॉमिक मॉलिक्यूल की, यानी कि जिसमें दो एटम होंगे एक मॉलिक्यूल के अंदर, वो होगा डी स्टूडेंट आपकी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन होती है ना, हाइड्रोजन के अंदर डी स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन जो गैस है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस है तो हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल के अंदर दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, दो हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं, सॉरी एक मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन के दो हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं। इसी तरह अगर मैं ऑक्सीजन गैस की बात करूं तो ऑक्सीजन गैस की बात करूं तो ऑक्सीजन गैस के अंदर दो ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं, तो इससे ये भी डाई एटॉमिक है। अब डी स्टूडेंट अगर मैं बात करूं ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें अंदर तीन एटम्स होते हैं, यानी कि एक मॉलिक्यूल के अंदर तीन एटम। जैसे ओजोन गैस, ओजोन गैस ऑक्सीजन का, ओजोन गैस के अंदर एक मॉलिक्यूल के अंदर जो है तीन ऑक्सीजन के एटम होते हैं, इसलिए इसको ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। इसे टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल, जैसे फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के उसमें 4 फॉस्फोरस के एटम होते हैं, इसलिए इसको टेट्रा एटॉमिक कहते हैं। पॉली एटॉमिक यानी कि 4 से ज़्यादा जो होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड। मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था एक से ज़्यादा एलिमेंट एक से ज़्यादा एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट यानी कि डिफरेंट एलिमेंट क्यों बोला मैंने, एलिमेंट इसलिए बोला क्योंकि उस एलिमेंट में तो सेम टाइप के एटम्स आ रहे हैं, तो भाई क्या डिफरेंस है, दो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट बोल लो, यानी कि ऑक्सीजन बोल लो, हाइड्रोजन बोल लो, वो कंपाउंड हो गया आपका। ठीक है, जैसे H2O क्या है, H2O कंपाउंड ही तो है, क्योंकि दो डिफरेंट टाइप के एटम्स है ना इसके एक मॉलिक्यूल में, एक हाइड्रोजन का एटम है, एक ऑक्सीजन का एटम है ना, तो भाई कंपाउंड यही चीज़ होती है। आई थिंक कंपाउंड सबको क्लियर हो गया होगा ना। अब कंपाउंड में तीन टाइप के आ जाते हैं, डाइटोटॉमिक, ट्राईएटॉमिक, टेट्राएटॉमिक, जिसमें 4 एटम होते हैं, जिसमें 3 एटम होते हैं, जिसमें 2 एटम होते हैं, तो सबको क्लियर ही हो गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक था मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास तो आपको पता ही है, देखो जैसे मॉलिक्यूलर मास, एक हाइड्रोजन के अंदर दो हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर, तो भाई मॉलिक्यूलर मास क्या होगा इसका, हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है, 1 U होता है, तो दो एटम का कितना होगा, 2 U होगा, तो ऐसे करके मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। अब नेक्स्ट होता है डीएसटी ना आपका आयन्स और आयनिक कंपाउंड। इसमें मैंने आपको पढ़ाया था व्हाट आर आयन। आयन होता है डीएसटी चार्ज एटम। एटम के अंदर भी एक अलग दुनिया है ना, एटम के अंदर कौन सी वाली दुनिया है, न्यूक्लियस, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स वाली दुनिया है ना। इसमें मैंने आपको पढ़ाया था स्टेबिलिटी और वैलेंसी का कॉन्सेप्ट। मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ सारी चीज़ें। अब देखो डियर एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच कैरीज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कॉल्ड आयन। आयन कितने टाइप के होते हैं डियर स्टूडेंट्स, आयन होते हैं मैम, आयन पूछ रहे हो आप, आयन तो मैम हमें पता है, आयन जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं मैम। कौन कौन से होते हैं, कैटायन और मैम एनायन होता है। ठीक है भाई, वेरी गुड। अब देखो डियर कैटायन में मैंने आपको बताया था कैटायन कैरीज नेगेटिव चार्ज, है ना, नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, और ये पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है ना। अब मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, है ना, और न्यूट्रॉन के पास कौन घूमता है, प्रोटॉन भी घूमते हैं। अब डियर एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है ना। ये सबको क्लियर हो गई थी ना, इतनी सारी चीज़ें सबको। अब डियर स्टूडेंट्स अब मैं आपको पढ़ाती हूँ स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। डियर स्टूडेंट, जो आपका
शेल्स होती हैं, डिफरेंट शेल्स में डिफरेंट चीज़ें रखी होती है। जैसे ये न्यूट्रॉन है, इसके आसपास आपके प्रोटॉन घूम रहे हैं और फिर इसमें शेल्स आती हैं, एक शेल ये, दूसरी शेल ये, तीसरी शेल ये, है ना। तो जो पहली शेल होती है इसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, बाकी के सारी सेल्स में 8-8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 8-8 इलेक्ट्रॉन्स। और अगर कोई बंदा ये सारी कंडीशन पूरी नहीं कर पाता है, यानी कि अगर कोई आपका एक एटम है उसके अंदर ये सारी चीज़ें नहीं पॉसिबल हो पा रही हैं कि पहली शेल में 2 एटम इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे जो एटम होते हैं इनको हम लोग कहते हैं अनस्टेबल एटम। और हर एक इंसान चाहता है कि वो अपनी लाइफ में स्टेबल हो। तो भाई हमारे प्यारे एटम्स क्यों नहीं चाहेंगे, वो भी चाहते हैं कि हम लोग भी अपनी लाइफ में स्टेबल हो। तो इसलिए वो लोग जो है अपना थोड़ा इक्वल करने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं ऑक्सीजन की बात करूँ, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16U। अगर मैं ऑक्सीजन को इन शेल्स में भरने की कोशिश करूँ, लेट्स सी इन शेल्स में भरते हैं, कोशिश करते हैं इनको इन शेल्स में भरने की। देखो ऑक्सीजन में 16U है, तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन तो सबसे पहली वाली शेल में रख दिए, ठीक है भाई ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। अब मैंने 2 इलेक्ट्रॉन इस शेल में रख दिए, मैम अब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, हाँ बिल्कुल आ जाएंगे, 10 हो गए ना अब टोटल, 8 इलेक्ट्रॉन हमने इसमें रख दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए पूरे, ठीक है। अब तीसरी लेंथ है मैम, इसमें भी 8 ही बनने हैं, अब इसमें भी 8 बनने हैं, तो अब तो 8 बचे ही नहीं, अब तो 6 ही बचे, तो मैम 6 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। लेकिन क्या अब ये सेटिस्फाई हो जाएगा, क्या अब ये स्टेबल हो जाएगा? नहीं होगा, बिल्कुल स्टेबल नहीं होगा भाई। इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए स्टेबल होने के लिए, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए स्टेबल होने के लिए, इसलिए अभी ये स्टेबल नहीं है। ये या तो क्या करेगा, या दिए स्टूडेंट मैं बताती हूँ आपको, या तो ये क्या करेगा, या तो ये जो है शेयर करेगा किसी के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है, या फिर ये क्या करेगा, या फिर ये अपने सारे 6 के 6 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, और या फिर ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से मांगेगा, यानी कि एक्सेप्ट करेगा। 3 चीज़ें कोई भी एटम कर सकता है, या तो शेयर कर सकता है किसी के साथ कंबाइन होके 2 एटम, या फिर वो किसी के साथ जो है अपने सारे के 6 आइटम दे दे। वो कभी भी 6 आइटम सारे के सारे नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि अगर उसने 6 के 6 आइटम दे दी तो उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है डिस्टर्ब, और इतनी एनर्जी ऑक्सीजन के पास नहीं है। ठीक है, तीसरी चीज़ जो कर सकता है वो कर सकता है एक्सेप्ट भी कर सकते हैं ना, 2 आइटम ही तो चाहिए उसको, है ना, इसके लिए भी एनर्जी चाहिए। तो भाई ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन डिस्टर्ब, मैं वाटर का एग्जाम्पल ले रही हूँ, H2O में क्या होता है डिस्टर्ब, H कंबाइंस विथ ऑक्सीजन। अब डियर स्टूडेंट जो ये ऑक्सीजन है ना बड़ा चालाक है, इसने बताओ 2 हाइड्रोजन के एटम्स को अपने साथ क्यों रखा। अब भाई हाइड्रोजन भी अपने से परेशान है, क्यों परेशान है भाई, कोई बंदा ऐसे तो किसी के पास नहीं आ सकता ना, अपना भी फायदा देखता है। भाई हाइड्रोजन इसलिए परेशान है क्योंकि ये बेचारा हाइड्रोजन जो है इसका जो मास होता है ना एक एटम का, वो 1U ही होता है। ये तो बेचारा अपने पहली ही शेल नहीं भर पा रहा, दूसरी शेलों में कहाँ जाएगा। इसलिए इसको अपने को स्टेबल करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता और थी, है ना। अब 2 हाइड्रोजन के एटम इसके ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहे हैं, यानी कि दोनों हाइड्रोजन के एटम को जो है 1-1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो भाई अब ये दोनों हाइड्रोजन के एटम क्या करते हैं ना, ये जो है ऑक्सीजन के साथ इस तरह कंबाइन होते हैं कि ऑक्सीजन को भी इनके दोनों इलेक्ट्रॉन का शेयर मिल जाता है, और इनको भी एक दूसरे से अपने दोनों इलेक्ट्रॉन का जो है शेयर मिल जाता है। ठीक है, इस तरह ये लोग कंबाइन होते हैं। ठीक है, तो भाई ऑक्सीजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होती है, और कंबाइनिंग कैपेसिटी समझो, कंबाइनिंग कैपेसिटी डी स्टूडेंट, कंबाइनिंग कैपेसिटी जो होती है वो डी स्टूडेंट बताओ क्या होती है, कि कितने इलेक्ट्रॉन किसी इंसान को चाहिए या कितने इलेक्ट्रॉन किसी इंसान को देने हैं, ये उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कहलाती है। ठीक है, जैसे अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ तो ऑक्सीजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी 2 है। क्यों है मैम 2 इसलिए है बेटा, बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए, है ना। अगर 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता ऑक्सीजन को अपने आप को स्टेबल करने के लिए, तो उसकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है वो 1 ही होती, लेकिन उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने को स्टेबल करने के लिए, इसलिए उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है 2। इसलिए ऑक्सीजन 2 लोगों के साथ कंबाइन होता है, वो है उनके प्यारे मित्र हाइड्रोजन, और इसके साथ कंबाइन होकर बनता है वाटर। बस सिंपल सी चीज़ थी ना ये, वैलेंसी का कॉन्सेप्ट। किसी को डिफिकल्ट लगा? बिल्कुल मैम डिफिकल्ट नहीं लगा। अब आती हूँ मॉलिक्यूलर कंपाउंड और आयोनिक कंपाउंड के पास। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आयोनिक कंपाउंड्स की बात करूँ, आयोनिक कंपाउंड क्या होंगे भाई, आयनिक कंपाउंड मेटल्स, मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ। मॉलिक्यूलर कंपाउंड क्या होते हैं, नॉन मेटल जो है कंबाइन होते हैं एक साथ, और जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है, हमेशा इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है ना। जैसे मॉलिक्यूलर कंपाउंड है हाइड्रोजन, ये वाटर मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। क्यों है वाटर मॉलिक्यूलर कंपाउंड? क्योंकि डीएसएम वाटर के मॉलिक्यूलर कंपाउंड इसलिए क्योंकि इसमें आपकी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, कोई एक्सेप्टेंस और डोनेशन नहीं हो रहा है।
है ना तो हाइड्रोजन डोनेट कर रहे हैं अपना इलेक्ट्रॉन, ना ही ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं। तो इससे दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ शेयरिंग चल रही है, एक इलेक्ट्रॉन का बीच में करके, है ना। और रिएक्शन जो आयनिक कंपाउंड होता है उसमें क्या होता है, आपके दो आयंस कंबाइन होते हैं, मेटल्स आयंस कंबाइन होते हैं नॉन मेटल्स के साथ, और इसमें हमेशा इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन या एक्सेप्टेंस होता है। सीधे सीधे की बात है, इलेक्ट्रॉन्स का या तो डोनेशन होगा या एक्सेप्टेंस होगा, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, ये चीज़ें आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं हम आज के टॉपिक में, जो कि राइटिंग केमिकल फार्मूला। काफ़ी टाइम हो गया है, नो 30 मिनट्स मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक्स ही एक्सप्लेन करने में लगा दी, बट कोई नहीं, थोड़ा वीडियो देख लिया तो थोड़ा और देख लो, है ना। राइटिंग केमिकल फार्मूला में डिएशन, तो जो चीज़ें आप देखते हो ना, जैसे H2O, तो ये चीज़ें जो 2 नीचे लिखी होती है ना, ये सारी होती हैं आपकी वैलेंसीज। क्या होती हैं, वैलेंसीज होती हैं, है ना। वैलेंसीज रिएक्शन, जैसे मेरे पास ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के नीचे अगर मैं सिंगल ऑक्सीजन को लूँ तो ऑक्सीजन के नीचे 2 लिखा रहता है। क्यों लिखा रहता है 2? ऐसे ही लिखा रहता है क्या? नहीं, ऐसे ही नहीं लिखा रहता। 2 नीचे इसलिए लिखा रहता है क्योंकि भाई ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो 2 है। वैलेंसी क्या होती है मैम? अरे वैलेंसी वही तो होती है जो मैंने अभी तुम्हें बताई, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम। भाई देखो, ऑक्सीजन का एटम दो लोगों से ही तो कंबाइन हो सकता है ना, तो इसलिए भाई 2 उसकी जो है वैलेंसी है, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया ना सबको। तो ठीक है भाई, अब नेक्स्ट, वैसे तो स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो था ये आपके नेक्स्ट चैप्टर में था, बट मैंने सोचा यार इसी चैप्टर में बता देती हूँ, क्यों डाउट्स लेके रहना है ना, तो इसलिए मैंने आपको इसी चैप्टर में बता दिया। अब मेरे को एक चीज़ और देखनी थी कि क्या आपके उसमें मॉलिक्यूलर वो उसका कॉन्सेप्ट है, मोलर, क्या कहते हैं उसका कॉन्सेप्ट, जिसको हम लोग कहते हैं मोल कॉन्सेप्ट, वो नहीं है डिएशन आपके इसमें काट दिया है एनसीईआरटी ने। कोई बात नहीं, एनसीईआरटी तो हर चीज़ काटती ही रहेगी, लेकिन कोई बात नहीं, हमें तो डीएसएन देखना पड़ेगा ना। अगर आप लोग नहीं समझोगे उस चीज़ को तो गलत हो जाएगा, समझना ज़रूरी है, ठीक है। पर मोल कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मोल कॉन्सेप्ट आप नहीं समझ पाए तो कुछ नहीं हो पाएगा बेटा, है ना। तो मोल कॉन्सेप्ट आपकी बुक में दिया है तो मैं काफ़ी खुश हूँ, लेकिन इतना एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं दिया है, तो डोंट वरी, आई एम हियर, सो नो फियर, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, लाइटिंग केमिकल फार्मूला देख रहे थे हम लोग, सॉरी डिस्टर्ब हो गया बीच में। अब डिस्टर्ब राइटिंग केमिकल फार्मूला में ना हम लोग जो है रूल्स देखेंगे राइटिंग केमिकल फार्मूला के लिए। अब देखो, सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग पढ़ते पढ़ते जाएंगे, मैं डायरेक्ट नहीं समझा रही इसमें, अगले वीडियो में समझाऊंगी डायरेक्ट, ठीक है। समरी वीडियो भी डियर स्टूडेंट मिलेगा आप लोगों को, चिंता मत करना, ठीक है। समरी वीडियो मिलेगा, मैं प्रोवाइड करवाऊंगी ताकि आप लोग ने सारी चीज़ें एक साथ रिवाइज हो जाए। So the chemical formula of a compound is a symbolic representation of its composition. अब देखो डिएस्टन, केमिकल फार्मूला होता क्या है? केमिकल फार्मूला डिएस्टन एक कंपाउंड का क्या होता है, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। अब भाई इतने बड़े बड़े नाम कोई कैसे याद करे, तो सब लोग सिंबल्स के द्वारा रिप्रेजेंट कर देते हैं, है ना। जैसे NaCl, है ना, NaCl, सोडियम क्लोराइड, है ना, रिप्रेजेंट कर दिया सिंबल्स द्वारा। तो ये केमिकल फॉर्मूले सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, कंपाउंड का। तो द केमिकल फॉर्मूले ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स कैन बी रिटन ईजिली। फॉर दिस एक्सरसाइज वी नीड टू लर्न सिंबल्स एंड कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। कंबाइनिंग कैपेसिटी जिसको हम वैलेंसी कहते हैं, ये ऑलरेडी मैंने आपको समझा दी है। द कंबाइनिंग पावर और कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। वैलेंसी कैन बी यूज टू फाइंड आउट हाउ द एटम्स ऑफ element will combine how the atoms of element will combine with atoms of another element to form chemical compound. The valency of atom of an element can be thought of as hands or arms of that atom. Human beings have 2 arms and octopus has 8. If one octopus has to catch hold of few other people in such manner that all the 8 arms of the octopus and both arms of the human are locked, how many humans do you think octopus can hold? Represent octopus with O and humans as H. Can you write the formula for this combination? Do you get OH4 as the formula? The subscript 4 indicates the number of human held by ऑक्टोपस। तो डिएस्टम वही चीज़ है, कंबाइनिंग कैपेसिटी, जो चीज़ मैंने आपको समझा दी है ऑलरेडी। इस चीज़ अभी ये लोग तो खाली बकवास करते रहना ऑक्टोपस ह्यूमन कर करके, लेकिन मैंने तो सीधे सीधे समझा दिया आप लोगों को, ठीक है।
The valencies of some common ions are given in table 3.6. We will learn about valency in next chapter डिटेल में जब आप पढ़ोगे, ठीक है। तो नेम ऑफ सिंबल, जैसे सोडियम है Na+, पोटेशियम है K+। अब देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं डियर स्टूडेंट जिनको वैलेंसी जो अभी तक मैंने जितना भी समझाया स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया होगा। नेवर माइंड डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर में इतनी ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन मैं नेक्स्ट चैप्टर में आपको अच्छी तरह से क्लियर कर दूंगी। अभी तो मैं कोई चैप्टर और पढ़ाना था ना आगे, इसलिए बेटा मैंने आपको फटाफट पढ़ा दिया वैलेंसी का कॉन्सेप्ट। अगर अभी हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें मैं आपको बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। ओके, सोडियम Na, पोटेशियम K, सिल्वर Ag जो मैंने आपको बताया, कॉपर Cu है ना, मैग्नीशियम Mg है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको दी हैं, 2 लिखा है ना जो ऊपर से, ये सारी वैलेंसीज दे रखी हैं आपको, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कुछ रूल है फॉर्मूला को राइट लिखने के लिए, वो सब पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। द वैलेंसी चार्ज ऑन द आयन मस्ट बी बैलेंस, मस्ट बैलेंस। तो वैलेंसीज या चार्ज जो होते हैं आयन्स में वो जो है बैलेंस होने चाहिए, है ना, जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है ना, वरना स्टेबल नहीं हो पाता है एक एटम, है ना, वो सारी चीज़ें। When a compound consists of a metal and a non-metal, the name or symbol of the metal is written first, ठीक है। अगर डियर स्टूडेंट्स कोई भी कंपाउंड है, ठीक है, वो अगर आपका कंसिस्ट करता है एक मेटल के और एक नॉन मेटल के, तो जो नेम या सिंबल होता है मेटल का वो पहले लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें डियर स्टूडेंट्स आपका जो कैल्शियम है, कैल्शियम क्या है, कैल्शियम आपका एक प्यारा सा सुंदर सा क्या है, एक आपका मेटल है। और ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन, तो भाई ऑक्सीजन नॉन मेटल है ना, तो ऑक्सीजन का आप लोग पहले नाम नहीं लिखोगे, पहले सिंबल नहीं लिखोगे, आप पहले सिंबल इसका लिखोगे, तो Ca पहले लिखा जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया ना सब लोगों को। तो क्या कहते हैं, पहले इसका सिंबल लिखा जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ठीक है। और सोडियम क्लोराइड, सोडियम मेटल है तो इसका पहले लिखा गया है NaCl, है ना, क्लोराइड इज नॉन मेटल। इसी तरह डियर स्टूडेंट आयरन सल्फाइड है, सल्फाइड इज नॉन मेटल, आयरन इज मेटल, इसलिए आयरन का पहले लिखा गया। कॉपर ऑक्साइड CuO, है ना। तो इस तरह डियर स्टूडेंट नॉन मेटल हमेशा पीछे लिखा जाता है, मेटल पहले लिखा जाओ, पहले लिखोगे आप, ठीक है, मेटल का सिंबल पहले लिखोगे। इन कंपाउंड्स फॉर्म्ड विद पॉलीएटॉमिक आयंस, पॉलीएटॉमिक आयंस यानी कि 4 एटम से ज़्यादा एटम्स, 4 एटम से जो बने होते हैं उनको हम लोग पॉलीएटॉमिक आयंस कहते हैं। तो इसमें जो नंबर ऑफ आयंस होते हैं डियर स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज इंडिकेटेड बाय एनक्लोजिंग द फॉर्मूला ऑफ एन आयन इन अ ब्रैकेट। तो डियर स्टूडेंट इसमें जो है अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, क्या कहते हैं, नंबर ऑफ आयन जो कि कंपाउंड में प्रेजेंट है, तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट को अच्छी तरह क्लोज करना पड़ेगा, है ना। जैसे यहाँ पे अगर मेरे को यहाँ पे जैसे लिखना है MgOH और हमारे नीचे 2 है, ठीक है, आयन है उसमें नंबर ऑफ ब्रैकेट्स है, तो फिर आप लोग ऐसे लिखोगे MgOH, फिर ब्रैकेट बनाओगे, फिर नीचे से 2 लिखोगे, ठीक है। क्लियर हो गया ये, डायरेक्ट 2 आपको नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि भाई इसमें क्या है, इसमें आपके जो है आयन्स है ना, पॉलीएटॉमिक आयन्स है ना, इसमें कंपाउंड फॉर्म में पॉलीएटॉमिक आयन्स का है। पॉलीएटॉमिक यानी कि 4 आयन से ज़्यादा आयन से जो कंपाउंड बना है, ऐसे कंपाउंड्स को डियर स्टूडेंट हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जैसे आप लोग देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। इन केस ऑफ नंबर ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन्स इज 1, द ब्रैकेट इज नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि पॉलीएटॉमिक आयन मतलब डियर हर चीज़ 1 से लेकर आपका 4 5 6 7 जितना भी करिए, ठीक है। तो डियर अगर पॉलीएटॉमिक आयन की जो पावर है वो 1 है, इस 1 अगर पॉलीएटॉमिक आयन 1 ही है यानी कि एक ही है, तो इसके लिए आपको ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। इस तरह भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो NaOH, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब डियर हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं फॉर्मूले फॉर सिंपल कंपाउंड। सिंपल कंपाउंड्स के लिए क्या होंगे, द सिंपलेस्ट कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ 2 और डिफरेंट एलिमेंट्स आर कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड्स। सिंपलेस्ट कंपाउंड डियर क्या होते हैं, जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से बने होते हैं, 2 डिफरेंट एलिमेंट से बने होते हैं, ये आप कह लो, ठीक है। ऐसे एलिमेंट को हम बाइनरी कंपाउंड्स कहते हैं। क्यों कहते हैं, जैसे H2O है ना,
H2O डियर स्टूडेंट आपका बाइनरी कंपाउंड है। क्यों है बाइनरी कंपाउंड? बिकॉज दो डिफरेंट एलिमेंट से बना है, उससे ज़्यादा एलिमेंट से नहीं बना है। वैलेंसीज ऑफ सम ऑफ द आयन्स आर गिवन इन टेबल 3.6। यू कैन यूज दिस टू राइट फार्मूला फॉर कंपाउंड्स। आप फार्मूला लिखने के लिए इनका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो थोड़ी सी आपको वैलेंसीज वगैरह दी हैं तो हेल्प कर दी है आपकी, ठीक है। बेसिकली while writing the chemical formula for compound, we write the constituent elements and their valencies as shown below. Then we must cross over the valencies of the combining atoms. ठीक है। जैसे डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम लोग केमिकल फार्मूला लिखते हैं कंपाउंड का, तो हमें जो है उनके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स और वैलेंसीज को कुछ इस तरह लिखना पड़ता है जिस तरह आपकी बुक में दिखाया गया है। उसके बाद फिर क्रिस क्रॉस करना पड़ता है, ठीक है। जैसे फार्मूला लिखना है आपको हाइड्रोजन क्लोराइड के लिए, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड, ये है हाइड्रोजन, ये है क्लोराइड। अब दूसरा हाइड्रोजन का जो वैलेंसी होती है, यानी कि हाइड्रोजन कितने लोगों के साथ कंबाइन हो सकता है? एक ही चाहिए ना उसको, बिकॉज हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसलिए वो एक ही के साथ कंबाइन होगा। तो हाइड्रोजन की जो वैलेंसी है वो है 1। क्लोराइड डियर स्टूडेंट, क्लोराइड को भी एक ही चाहिए, तो इसकी वैलेंसी भी 1 ही होगी। तो आप डियर स्टूडेंट अब आप क्या करते हो, इनकी वैलेंसीज, इनके एलिमेंट के नीचे इनकी वैलेंसीज लिखनी होती है। फिर आपको क्या करना होता है, फिर आपको सिंपली जस्ट क्रिस क्रॉस करना होता है, ठीक है। ऐसे इसको इसकी इस Cl की वैलेंसी जो है H के साथ मल्टीप्लाई होगी और 1 जो है क्लोराइड के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो फॉर्मूला जो आएगा HCl के लिए वो हो जाएगा आपका HCl, बिकॉज इसमें जो है आपकी वैलेंसी 1 ही थी, इसलिए। अभी 2 वाली आएगी तब मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो अब देखो जैसे नेक्स्ट है फॉर्मूला फॉर हाइड्रोजन सल्फाइड। अब आया ना, अच्छा हाइड्रोजन सल्फाइड बोला है, हाइड्रोजन सल्फाइड बोला है ना। अब देखो डियर हाइड्रोजन और ये है आपका प्यारा सा सल्फाइड, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है? 1। सल्फाइड को डियर स्टूडेंट अपने को स्टेबल करने के लिए चाहिए 2 चीज़ें, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो डियर स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे वैलेंसी लिख देंगे 2। अब क्रिस क्रॉस कर दोगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा H2S। तो ये फॉर्मूला आ गया आपका हाइड्रोजन सल्फाइड के लिए। इसी तरह डियर स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम यानी एल्यूमिनियम का जो एल्यूमिनियम जो है इसका वैलेंसी क्या होती है? इसकी वैलेंसी होती है 3, है ना। सब आपको टेबल में प्रोवाइड की गई है, ठीक है। और O यानी कि ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है? 2 होती है ना। 2 होती है ना ऑक्सीजन की वैलेंसी। अब देखो डियर आप क्या करोगे, आप लोग मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना, क्रिस क्रॉस करना है। अब ये हो जाएगा डियर आपका HAl2 और O3, यानी कि हमारा बन गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इस तरह डियर आपकी चीज़ें बनती है ना। आप कहते हो ना मैम, आपको बचपन में सोचते भी हो गया आप लोग के केमिकल फार्मूला के नीचे 2, 3 वगैरह क्यों आता है? ये इसीलिए आता है बिकॉज इनकी वैलेंसीज होती हैं। तो डियर आई होप क्लियर हो गया होगा। इसी तरह हमारा नेक्स्ट है, यहाँ पे हमें क्या बनाना है, कैल्शियम क्लोराइड के लिए फॉर्मूला। तो कैल्शियम का जो वैलेंसी कितनी होती है, कैल्शियम की, सॉरी क्लोराइड का बनाना है। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है? कैल्शियम ऑक्साइड का बनाना है। कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2, ठीक है, +2 चाहिए इनको। और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? ऑक्सीजन को क्या चाहिए होता है भाई? ऑक्सीजन को चाहिए होता है आपका इलेक्ट्रॉन, इसलिए यहाँ पे आपका बाहर से थोड़े माइनस लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 2। अब आपको क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, तो ये हो जाएगा Ca2O2, ठीक है। तो इससे आपका बन गया कैल्शियम ऑक्साइड। क्लियर? इस तरह डिस्टर आप लोग फॉर्मूले बनाते हो। अब देखो डिस्टर इसी तरह यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट का बनाना है, तो Na यानी कि सॉरी सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है? सोडियम की होती है +1, ठीक है। और NO3 होता है आपका सोडियम नाइट्रेट। इसकी वैलेंसी कितनी होती है? इसकी वैलेंसी होती है नाइट्रेट है ना। तो इसकी जो वैलेंसी है डिस्टर ये कितनी होती है? ये होती है आपकी 1-, ठीक है, -1। अब जब दोनों को मल्टीप्लाई करो तो सेम ही आएगा, NaNO3 नीचे। इसी तरह डिस्टर फॉर्मूला फॉर कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम की जो वैलेंसी होती है डिस्टर वो होती है आपकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाना है, ठीक है। कैल्शियम, सॉरी मैंने यहाँ पे क्लोराइड लिख दिया। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है। और आपका हाइड्रोक्साइड जो है OH, उसकी वैलेंसी कितनी होती है? -1 होती है। तो डिस्टेंस जब आप लोग मल्टीप्लिकेशन करोगे क्रिस क्रॉस, तो ये हो जाएगा CaOH2, ठीक है। क्लियर हो गया है। और अब देखो ध्यान रखो OH, क्योंकि ये क्या है, क्योंकि ये है आपका आप ये आपका क्या है, ये आपका है आयनिक कंपाउंड जो आपके होते हैं। मैंने बताया था ना आपको, जो जब कंपाउंड जो है आपका फॉर्म होता है पॉली एटॉमिक आयन से, तो फिर हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ OH को ब्रैकेट में लिखोगे,
क्योंकि ये पॉलीएटॉमिक आयन से बना हुआ है ना, तो इसलिए इसको हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज़ आप लोगों को। अब नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास आता है नेक्स्ट चीज़ डियर स्टूडेंट, जो कि है नोट डेट फार्मूला फॉर कैल्शियम। अच्छा, ये तो चीज़ वही चीज़ इन्होंने लिख रखी है जो चीज़ मैंने आपको बताई थी। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने दे रखा है सोडियम कार्बोनेट के लिए। अगेन डियर स्टूडेंट, सोडियम 1 वैलेंसी, CO3 2, क्रिस क्रॉस कर दो, ये हो जाएगा Na2 और CO3। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, सोडियम कार्बोनेट। इसी तरह डी स्टूडेंट आपको बनाना है एमोनियम सल्फेट, तो एमोनियम सल्फेट NH4SO4। अब देखो NH4 है तो ध्यान रखो पॉलीएटॉमिक आयन, तो ये इसका जो है वैलेंसी है +1, इसकी है 2-, तो यहाँ पे क्रिस क्रॉस करोगे तो NH पहले तो लिखोगे NH ब्रैकेट में 4, इधर 4 लिख दिया, अंदर 4 बाहर 2, और फिर SO4 जो आपका नॉर्मल है वही लिख दोगे। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट नेक्स्ट है आपके इंडेक्स क्वेश्चन, और कल हम लोग डिस्कस करेंगे इंडेक्स क्वेश्चन और मॉलिक्यूलर मास। तो आज का टॉपिक होता है कंप्लीट। कल मोल कॉन्सेप्ट के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, तो कल का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कल मैं बार बार रिवाइज नहीं करवाऊंगी बिकॉज मेरी आधी क्लास उसमें ही चली जा रही है। तो डियर स्टूडेंट कल मैं डायरेक्ट मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करूँगी, और फिर उसके बाद एक वीडियो ज़रूर लाऊंगी मैं उस 1 शॉट रिवीजन का, जिसमें मैं आपको पूरी समरी वाइज करवा दूँगी। ठीक है, तो रीजन चलिए इस तरह हमारा होता है यहाँ पे आज का वीडियो ख़त्म। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।